अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की कि जिसको पिछले 50 से 60 साल से लगातार इसराइल में रहने वाले लोग अपना सबसे बड़ा हीरो मानते हैं। एक ऐसा इंसान कि जिसके ऊपर न सिर्फ नेटफ्लिक्स ने ही फिल्में बनाई बल्कि दुनिया के और भी बहुत सारे अलग अलग इलाकों में उसके ऊपर कई किताबें भी लिखी गई। वो ना होता तो शायद आज के दौर में इसराइल भी ना होता। हमारी दुनिया के इतिहास के इस ताकतवर और ख़तरनाक इंसान की कहानी शुरू होती है सन 1964 से, कि जब अचानक से एक दिन सीरिया के शहर दमिश्क में एक बड़े ही पुराने होटल के एक बड़े ही पुराने कमरे के अंदर दो लोगों की मुलाकात हुई। अंधेरे में होने वाली इस मुलाकात के कुछ दिन बाद ही अचानक से सीरिया और इसराइल के बीच जंग शुरू हो गई। शुरुआती वक्त में सीरिया की तरफ से गोलीबारी की गई, बदले में इजराइल ने उनके सारे मोर्चों को तबाह कर दिया। इसराइल सिर्फ यहीं पर नहीं रुका बल्कि उसने तो सीरिया के पिछले कई सालों की मेहनत और उसकी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। दरअसल सीरिया और इसराइल के बीच जो जॉर्डन नदी बह रही थी, सीरिया पिछले कई सालों से उसके ऊपर नहरें बना रहा था, इस इरादे के साथ ताकि इसराइल की तरफ जाने वाले सारे पानी को अपनी तरफ रोका जा सके। मगर इस छोटी सी जंग में इसराइल के लड़ाकू विमानों ने बड़ी ही तेज़ी के साथ और बहुत कम वक्त में ही पिछले कई सालों में तैयार की गई इन नदियों को बर्बाद कर दिया था। एडवांस लड़ाकू विमान तो सीरिया के पास भी मौजूद थे, जो उस वक्त उनको नए नए सोवियत संघ से मिले थे, मगर क्योंकि अभी उनके पायलट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सके। और इसराइल को न सिर्फ ये बात पहले से पता थी बल्कि वो तो सारी नहरों के डिज़ाइन भी देख चुका था। उसको पता था कि कौन सी नहर किधर बह रही है और किस तरह से बनाई जा रही है, इसलिए उसने बहुत कम वक्त में ही अपने पूरे मिशन को ही अंजाम दे दिया था। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इसराइल को ये सब कुछ पता कैसे चला था। तो इसका जवाब है दमिश्क के एक पुराने होटल के एक पुराने कमरे में होने वाली वो मीटिंग, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था। क्योंकि इस मीटिंग में मौजूद दो लोगों में से एक तो वो कॉन्ट्रैक्टर था जो सीरिया की ये सारी नहरें तैयार कर रहा था, जबकि दूसरा इंसान वही मशहूर और ताकतवर जासूस था कि जिसको आज भी इसराइल का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। इस जासूस का नाम था एली कोहेन। और ये तो इस कहानी की बस अभी शुरुआत थी, वरना असली खेल तो आगे होने वाला था। इस जासूस का जन्म 6 दिसंबर 1924 को इजिप्ट मतलब आज के मिस्र में हुआ था। धर्म से क्योंकि ये यहूदी था, इसलिए सन 1948 में जब इसराइल ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट का ऐलान किया तो इसकी फैमिली के ज़्यादातर लोग इसराइल आ गए। मगर क्योंकि उस वक्त एली कोहेन की इजिप्ट के अंदर पढ़ाई चल रही थी, तो इसने वहीं रुककर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का फ़ैसला किया। एली कोहेन की उम्र अभी लगभग 30 साल ही थी कि इजिप्ट की पुलिस की तरफ से उसको एक बार गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वजह ये थी कि एली कोहेन मिस्र के अंदर बम विस्फोट करने की कोशिश कर रहा था ताकि मिस्र की शांति व्यवस्था को ख़राब किया जा सके। हालांकि इसके पीछे भी इजराइल की एजेंसी मुसाद का ही हाथ था, मगर क्योंकि उस वक्त एली कोहेन मुसाद के कांटेक्ट में नहीं आया था, एली कोहेन तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने साथियों की मदद करने के लिए कर रहा था। कुछ वक्त जेल में गुजारने के बाद एली कोहेन की रिहाई भी हो गई थी। फाइनली 1957 में एली कोहेन भी इजराइल पहुंच गया था और इजराइल पहुंचकर कोहेन ने शादी करके अपना घर बसाया और फिर कुछ वक्त के बाद ही वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के कांटेक्ट में आया। उस दौर में दरअसल मुसाद को एक ऐसे ताकतवर और चालाक जासूस की ज़रूरत थी जो कि सीरिया से निपटने में उनकी भरपूर मदद करें। सीरिया से निपटने में इसलिए क्योंकि उस वक्त सीरिया ही इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा सरदर्द माना जाता था। जहां एक तरफ सीरिया की फ़ौज आए दिन गोलान हाइट की तरफ से इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब उस नहर पर भी ख़तरा मंडरा रहा था कि जो सीरिया और इसराइल के बीच बहती थी। इस नदी के पानी के बगैर इसराइल रह नहीं सकता था और सीरिया इस मौके का फ़ायदा उठाकर अब छोटी छोटी नहरों का इसके ऊपर जाल बिछा रही थी ताकि किसी तरह से इसके पानी को कंट्रोल करके अपने साइड में कर लिया जाए और इसराइल का पानी पूरी तरीके से बंद किया जा सके। सीरिया से निपटने के लिए जासूसी के लिए जो मोसाद ने एक तलाश शुरू की थी, वो तलाश एली कोहेन पर जाकर ख़त्म हो गई थी। एली कोहेन को न सिर्फ इस काम के लिए चुना गया बल्कि 6 महीने की एक लंबी और बड़ी ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग भी दी गई। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान एली कोहेन को एक बहुत सारे हुनर सिखाए गए। मिसाल के तौर पर पेन, सिगरेट और कुछ कागज़ों को उसके सामने रखा जाता था और सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर ही उसे देखकर उनकी सारी जानकारी याद करनी होती थी। साथ ही साथ उसको तोपों, टैंकों, लड़ाकू विमानों की पहचान करना और उनके बारे में सारी जानकारी जुटाना भी सिखाया गया था।
ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब ज़रूरत थी सिर्फ़ और सिर्फ एली कोहेन को एक नई पहचान देने की। सबसे पहले तो कोहेन को एक नया नाम दिया गया और कोहेन का जो नया नाम था वो था कमाल अमीन थाबित। इसके पीछे एक पूरी कहानी बनाई गई जो कि एक नकली कहानी थी कि कमाल का जन्म लेबनान देश में हुआ था। उसके माता पिता यानी कि फ़ादर और मदर सीरिया के थे। उसके चाचा बाद में अर्जेंटीना जाकर सेटल हो गए थे और उसके चाचा ने बाद में उसके माँ बाप को भी अर्जेंटीना ही बुला लिया था। वहीं पर ही कमाल अमीन थाबित की पढ़ाई भी हुई थी, मगर जो उसके पिता मतलब कि फ़ादर थे वो कपड़े के एक व्यापारी हुआ करते थे। एक बार इस व्यापार में बड़ा घाटा होने की वजह से वो उस घाटे को बर्दाश्त नहीं कर सके और सदमे में चल बसे। इस हादसे के 6 महीने बाद ही कमाल की मां की भी मौत हो गई थी। कमाल ने शुरुआती दौर में तो अर्जेंटीना की एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया, मगर फिर बाद में बिज़नेस की फील्ड में उठा और देखते ही देखते वो अर्जेंटीना के सबसे बड़ा व्यापारियों में से एक व्यापारी बन गया। याद रहे दोस्तों, ये पूरी नकली कहानी थी कि जो इस जासूस के लिए बनाई गई थी। जाहिर है अब इस कहानी को असली बनाने के लिए इस जासूस को अर्जेंटीना भेजा जाना भी काफ़ी ज़रूरी था। फाइनली इज़राइल ने इसको अर्जेंटीना भेजा, मगर अर्जेंटीना जाने से पहले इसने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया और अपनी बीवी से कहा कि इसको यूरोप में एक जॉब मिल गई है और वो उसी जॉब की वजह से यूरोप जा रहा है। अर्जेंटीना पहुंचकर इज़राइल के इस जासूस ने बड़ी तेज़ी के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाना शुरू कर दी। बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाना भी शुरू कर दिया और इसी तरह की ही एक पार्टी में उसकी मुलाकात एक दिन अमीन अल हाफिज़ नाम के एक इंसान से हुई। याद रहे कि हाफिज़ अल अमीन कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि ये तो वही थे कि जो उस दौर में सीरिया की फ़ौज में एक बड़ा जनरल हुआ करते थे। आगे जाकर यही हाफिज़ अल अमीन कि इस जासूस को बहुत ज़्यादा काम आने वाले थे। फ़िलहाल अब इस जासूस की ज़िम्मेदारी ये थी कि ये जल्द से जल्द सीरिया पहुँचे, इसलिए उसने कोशिशें शुरू कर दी। एक दिन जब वो अरब के एक बड़े व्यापारी से अर्जेंटीना में मुलाकात कर रहा था तो उसने बातों ही बातों में सीरिया जाने की इच्छा जाहिर कर दी। जाहिर है उसने पहले से ही सभी लोगों को तो यही बता रखा था कि सीरिया ही मेरा असली घर है। मेरा जन्म भले ही लेबनान में हुआ हो और मैं बड़ा भले ही अर्जेंटीना में हुआ हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप तो सीरिया से ही थे। फाइनली जनवरी सन 1962 में कमाल अमीन थाबित के जिसका असली नाम कोहेन हुआ करता था, वो सीरिया पहुंचने में कामयाब भी हो गया। सीरिया पहुंचकर भी उसने वही काम किया कि जो अर्जेंटीना पहुंचकर किया था। बड़े बड़े लोगों से दोस्तियां करना शुरू कर दी और बहुत ही ज़्यादा दान देना शुरू कर दिया और कुछ ही वक्त के अंदर ही उसकी गिनती सीरिया के सबसे बड़े और सबसे मशहूर व्यापारियों में होने लगी। इस जासूस के लिए सब कुछ सेट हो चुका था। अब सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत थी सीरिया की सरकार मतलब कि गवर्नमेंट तक अपनी पहचान बनाने की। ये मौका भी 1963 में एली कोहेन को उस वक्त मिला कि जब सीरिया में एक तख्ता पलट होने की वजह से अमीन अल हाफिज़ नाम के वो जनरल सीरिया के राष्ट्रपति बन गए कि जिनसे पहले ही एली कोहेन बहुत पक्की दोस्ती बना चुका था। इनकी मदद से ही अब सीरिया में बहुत सारी अहम और खुफिया जानकारियाँ कोहेन के हाथ लगने वाली थी। कोहेन ने दमिश्क शहर के एक बड़े ही आलीशान और अमीर इलाके में एक बंगला खरीदा और उस बंगले में आए दिन पार्टीज हुआ करती थी। इन पार्टियों में न सिर्फ सेना के ही बड़े बड़े लोग शामिल हुआ करते थे, बल्कि सरकार में जितने भी मंत्री थे वो भी ज़्यादातर इन पार्टीज़ में आया ही करते थे। इवन जो राष्ट्रपति थे वो भी इन पार्टीज़ की शान बढ़ाया करते थे। पार्टियों में खूब शराब पी जाती थी, जाम टकराता था और जब शराब गले के नीचे उतरती है तो राज गले से बाहर आते हैं। एली कोहेन भी नशे का बहाना करके सारे राज को अपने अंदर समा लेता था। जो लोग शराब के नशे में राज नहीं उगलते थे तो फिर दूसरा तरीका अपनाया जाता था। दूसरा तरीका ये था कि एली कोहेन हनी ट्रैप का सहारा लिया करता था, मतलब कि लड़कियों का इस्तेमाल किया करता था। धीरे धीरे सीरिया के अंदर इस जासूस का दबदबा इतना बढ़ गया था कि इसको कैबिनेट के अंदर शामिल करने की भी चर्चाएं शुरू की गई थी। जहां एक तरफ अल अमीन इसको अपना रक्षा मंत्री मतलब कि डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहता था और इसके लिए उन्होंने इस जासूस को न्योता भी दे दिया था, तो वहीं पर बहुत सारे लोग तो इसको अपना प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार मानते थे। अपने इसी दबदबे और रसूख का इस्तेमाल करके ही आए दिन एली कोहेन वहाँ के जो बड़े बड़े जनरल हुआ करते थे फौज के, उन तक को डांट दिया करता था। वो अक्सर उन लोगों के सामने इजराइल की बुराई करता और कहता कि तुम ही लोग नाकाबिल हो, तुम ही लोग फुल एग्रेशन में नहीं रहते हो, तुम लोगों की कमियों की वजह से ही इजराइल यहाँ तक आ पहुँचा है। वो अक्सर सेना के बड़े बड़े अधिकारियों को इजराइल के ऊपर और भी हमले करने के लिए उकसाता रहता था। जवाब में बड़े बड़े सेना के अधिकारी जो जनरल हुआ करते थे वो भी गुस्से से लाल हो जाते थे।
वो सोचते थे कि हमको ही नाकाबिल क्यों कहा जा रहा है, भला हमको ही ज्ञान क्यों दिया जा रहा है। अपने आप को सही साबित करने के लिए वो अपने साथ न सिर्फ एली कोहेन को बॉर्डर पर ले जाते थे, बल्कि अपने सारे हथियार मतलब के टैंक्स, तोप और इस तरह की सारी चीज़ें दिखाते थे और उनकी पोजीशन वगैरह भी दिखाते थे और बोलते थे कि देखो हमने इस तरह की तैयारी कर रखी है और ये कर रखा है, हम अपनी तरफ से सही हैं और इसराइल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ एली कोहेन नाम का जासूस हर चीज़ की जानकारी और हर राज को अपने अंदर समा लेता था। बहुत सारी जानकारी जब उसके दिमाग में इकट्ठी हो जाती थी तो वो सारी ही जानकारी और सारे ही राजों को इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंचा दिया करता था। मोसाद तक अपनी सारी जानकारी को पहुंचाने का इस जासूस का जो तरीका था वो काफ़ी अलग था। ये छोटे छोटे कागज़ों को छोटी छोटी डब्बी में रखा करता था और उनको अर्जेंटीना की तरफ रवाना कर देता था। वहाँ से इसके सारे दोस्त इन सब डब्बियों को मोसाद की तरफ भेज देते थे, मगर क्योंकि इस काम में बहुत वक्त लगता था तो इसलिए कभी कभी ये दूसरा तरीका भी अपनाया करता था और वो तरीका था रेडियो उपकरण का। जब कभी भी इसको कोई इमरजेंसी में मोसाद तक जानकारी पहुंचानी होती थी तो ये रेडियो की मदद से ही इस जानकारी को ट्रांसफ़र किया करता था। वक्त गुजरता गया और ये जासूस बड़ी ही तेज़ी के साथ इन तरीक़ों की मदद से बहुत सारी खुफिया जानकारियाँ मोसाद तक पहुंचाता रहा। नतीजा ये हुआ कि मोसाद ने अब सीरिया के ऊपर बढ़त बनाना शुरू कर दी और स्पेशली जॉर्डन नदी के जिसको लेकर सीरिया बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था। वहाँ पर जब कभी भी सीरिया कुछ करने की कोशिश करता था तो वो फ़ौरन अपने लड़ाकू विमान की मदद से सब कुछ तबाह कर देता था। सीरिया भी परेशान हो जाता था कि सब कुछ इतना खुफिया तौर पर करने के बावजूद भी इसराइल इतना सटीक ऑपरेशन कैसे लॉन्च कर देता है। इसी जासूस की मदद से ही इसराइल को ये भी पता चला था कि सीरिया के पास USSR की तरफ से भेजे गए एडवांस लड़ाकू विमान तो हैं, मगर क्योंकि अभी उनके पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है तो वो अभी चलने की हालत में नहीं है। और इस चीज़ का भी इसराइल ने भरपूर फ़ायदा उठाया और वो बड़ी तेज़ी के साथ इस जासूस की मदद से आगे बढ़ता जा रहा था। मगर दूसरी तरफ इस जासूस की हालत वक्त के साथ ख़राब से ख़राब होती जा रही थी। 3 साल हो गए थे ये अपनी फैमिली से बामुश्किल मिल सका था और 3 साल लगातार अपनी पहचान छुपाकर और दूसरी पहचान के साथ रहने में इसके पसीने छूट चुके थे। ऐसे ही गुजरते हुए दिनों में अचानक एक दिन इस जासूस से बड़ी गलती हो गई। दरअसल दोस्तों, साल 1964 तक सीरिया की गवर्नमेंट को ये बात तो क्लियर पता चल चुकी थी कि हो ना हो हमारे बीच कोई ना कोई जासूस तो ज़रूर मौजूद है जो हमारी सारी जानकारी इसराइल तक पहुंचा रहा है। वजह यही थी कि रात के अंधेरे में कैबिनेट की तरफ से जो भी फैसला लिया जाता था वो अगले दिन बिल्कुल सुबह ही इसराइल के अखबारों में छप जाता था। इसके अलावा इसराइल की तरफ से जितने भी हमले किए जाते थे, जो ऑपरेशन लॉन्च किए जाते थे, वो इतने ज़्यादा सटीक होते थे कि बगैर जानकारी के उनको अंजाम देना नामुमकिन बात थी। इसलिए सीरिया के सिस्टम के ऊपर बैठे हुए लोग इसी चीज़ को तलाश कर रहे थे कि आखिर वो जासूस है कौन। सीरिया को भी ये बात पता चल चुकी थी कि हो ना हो इस जासूस के लिए किसी एडवांस टेक्निकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जिस स्पीड के साथ और जिस तरह से बार बार ये सारी जानकारियाँ इसराइल के पास पहुँच रही हैं, ये किसी दूसरे तरीके से नहीं पहुँचाई जा सकती है, वरना पुराने जितने तरीके हैं उनमें काफ़ी वक्त लगता है। इन लोगों ने किसी भी जासूसी करने वाले उपकरण को ढूंढने की लाख कोशिश की, मगर ये हमेशा नाकामयाब रहे। आखिर में सीरिया के 1965 में उस वक्त किस्मत खुल गई कि जब USSR मतलब कि सोवियत संघ की तरफ से उनको उस दौर के सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे एडवांस इक्विपमेंट दिए गए कि जो उनके बहुत ज़्यादा काम आ सकते थे। सोवियत संघ की तरफ से मिले ये एडवांस उपकरण जिस दिन लगे उस दिन इनकी जांच करने के लिए सीरिया की सेना ने पूरे ट्रांसमिशन को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया था। मगर कुछ देर बाद ही सीरिया की फ़ौज के कुछ लोगों को ये महसूस हुआ कि अभी भी एक जगह से रेडियो संदेश लगातार रिलीज़ किया जा रहा है। उन लोगों ने इसको जांच करने की कोशिश की कि आखिरकार ये रेडियो संदेश कहां से भेजा जा रहा है, और वो रात के अंधेरे में एक घर के पास जाकर रुके। सेना के लोग आगे कुछ कर पाते उससे पहले ही रेडियो संदेश बंद हो गया। मगर जो सामने घर था वो मकान और किसी का नहीं था, बल्कि कमाल अमीन थापे का था, मतलब कि एली कोहेन का था, और उसके अंदर दाखिल होने की तो किसी में भी हिम्मत नहीं थी। बाद में जब एक बड़े अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी गई तो उसने नज़रअंदाज करते हुए कहा कि तुम लोगों को ज़रूर धोखा हुआ होगा। मगर दोस्तों, फिर उसी शाम से अचानक में एक बार फिर से जासूसी का ट्रांसमिशन शुरू हो गया। सेना एक बार फिर से इसकी तलाश में निकली और मशीनों ने एक बार फिर से इसी घर की तरफ इशारा किया।
अगले ही दिन सुबह में 8 बजे के वक्त फ़ौज पूरी तैयारी के साथ इस घर के अंदर दाखिल हुई। घर में जब फ़ौज एंटर हुई तो उस वक्त भी एली कोहेन ट्रांसमिशन का बटन बार बार दबाने में बिजी था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसको रंगे हाथों पकड़ा गया था। फ़ौज ने फ़ौरन सबसे पहले इसे ले जाकर जेल में बंद कर दिया और फिर इसको बार बार टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने की वजह से अब एली कोहेन को भी अपना मुंह खोलना पड़ा और इसने खुले तौर पर अपनी असलियत बता दी। अब पूरी दुनिया ये जान चुकी थी कि इसका नाम कमाल अमीन थापे नहीं बल्कि एली कोहेन है, जो दरअसल इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक बहुत बड़ा जासूस है। बड़ी तेज़ी के साथ सबसे पहले फ़ौज के एक कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और फिर जासूसी के जुर्म में इसको मौत की सज़ा सुना दी गई। मौत की सज़ा होने के बाद इसराइल ने फांसी को रोकने की भरपूर कोशिशें की, बल्कि ये कहिए कि पूरी जान लगा दी गई। बहुत सारे देशों की तरफ से न सिर्फ सिफारिश करवाई गई बल्कि आखिर में तो इसराइल ने सीरिया के आगे ये ऑफ़र तक भी दे दिया था कि वो जासूस के बदले में उसको एडवांस हथियार देगा, मगर सीरिया फिर भी इसकी सज़ा माफ़ करने के लिए राज़ी नहीं हुआ। फिर 18 अक्टूबर 1965 के दिन आधी रात में एली कोहेन को जगाया गया, सफ़ेद कपड़े पहनाए गए और सफ़ेद कपड़े पहनाकर दमिश्क की एक चौक पर ले जाया गया। वहाँ एली कोहेन के सीने पर एक पोस्टर भी चिपकाया गया जिसमें अरबी भाषा के ऊपर न सिर्फ एली कोहेन का गुनाह लिखा हुआ था बल्कि उसकी सज़ा भी लिखी हुई थी। और फिर तमाम भीड़ के सामने ही एली कोहेन को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। अगले कई दिनों तक कोहेन की लाश उसी चौक पर लटकी रही और उधर से गुजरने वाला हर इंसान न सिर्फ एली कोहेन की लाश को देखता बल्कि उसके सीने पर जो पोस्टर लगा हुआ था उसको भी पढ़ा करता था। दूसरी तरफ इसराइल में जैसे ही इस फांसी की खबर छपी तो फ़ौरन पूरे इसराइल में गदर मच गया। आम पब्लिक सड़कों पर निकल गई और रात ही रात में जासूस इसराइल का सबसे बड़ा हीरो बन गया। इसराइल की सरकार ने एली कोहेन की लाश मांगी मगर सीरिया ने लाश देने से इनकार कर दिया। 2 साल के बाद फिर अरब देशों और इसराइल के बीच वॉर हुई जिसको 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर में इसराइल की तरफ से अरब के देशों को बहुत कम वक्त में ही शिकस्त दी गई थी और इस बात पर लगभग सभी इतिहासकार एग्री करते हैं कि इस जंग में इसराइल जो इतने कम वक्त में अरब देशों पर बढ़त बनाने में कामयाब हुआ था उसके पीछे बड़ी वजह एली कोहेन की जासूसी थी, क्योंकि बार बार एली कोहेन जो सीरिया के बॉर्डर्स पर जाकर दौरा किया करता था, स्पेशली गोलान हाइट्स की जो सारी लोकेशंस और सारी पोजीशंस को देखा करता था, वही सारी चीज़ें ही इसराइल को काम आई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।